Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 28th of November 2025. तो गाइज आज है तारीख 28 नवंबर 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माहे रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आज थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आज सेशन थोड़ा सा मिक्स्ड सेशन रहने वाला है। कुछ आर्टिकल्स आपको पीआईबी के मिलेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के मिलेंगे, इवन द हिंदू के मिलेंगे। ठीक है, तो हमने मिक्स सेशन को रखा है ताकि मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रह सकूं, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा बहुत सारा वर्क है। ठीक है, कुछ पर्सनल वर्क्स हैं तो वो भी निपटाने हैं, इसलिए मैं छुट्टी नहीं करना चाहता, ये सेशन रोकना नहीं चाहता। आपको और अपने आप को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे और सिखाएंगे भी। और स्पेशली अच्छी चीज़ों का मतलब जो एग्जाम में हेल्पफुल रहे, ये ना कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए बेफिजूल की चीज़ों में, ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, तो दोस्तों पहला आर्टिकल ये हमारे कल के द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, आज आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन इस पर्टिकुलर केस में एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। और ये केस है एक 31 साल के व्यक्ति को लेकर। एक 31 साल के व्यक्ति हैं जिनको पैरालिसिस हो गया है और पैरालिसिस की वजह से आज वो सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र करते करते दोस्तों उनका जो कॉन्शियसनेस है वो जा चुका है। मतलब आंखें खुलती हैं, ब्लिंक करते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों से बात करना, अपने जीवन में जो स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको यहाँ पर फॉलो करना, वो सब नहीं कर पा रहे। मतलब जागते हैं, ठीक है, आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो बॉडी है वो उस तरीके से वर्क नहीं करता। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। और ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति पिछले 10 सालों से है, पैरालिसिस के शिकार हो चुके हैं। हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, टोर्जो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर मांग उठ रही है पैसिव यूथनेशिया की। ठीक है, उनके केयर वाले जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है आगे हम समझेंगे। दो प्रकार के यूथनेशिया होता है। यूथनेशिया बेसिकली मतलब होता है एक व्यक्ति को, ठीक है, उसके जान से उसको मुक्ति दिलवाना। अब एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया तो भाई इंडिया में बैंड है, कंप्लीटली बैंड है, उसको आप नहीं परफॉर्म कर सकते। पैसिव यूथनेशिया कुछ जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन बैड से वर्स कंडीशन में चली जा रही है। कोई एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं आ रहे कि हाँ उनके जीवन में कोई सुधार होगा। तो इसलिए यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया की डिमांड की गई है उन 31 साल के व्यक्ति के लिए, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड अ मेडिकल बोर्ड, जिसमें वो बात कर रहे हैं पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया जाए, स्पेशली 31 साल के वह व्यक्ति जो पिछले 10 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में है, क्वाड्रिप्लेगिया की वजह से, यानी पैरालिसिस हो गया था उसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर यूथनेशिया को लेकर वापस से पब्लिक में एक डिबेट शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूथनेशिया वर्ड जैसे सुन लेते ना भाई ये है क्या, है ना। अब आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, और एक्टिव और पैसिव दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड है यूथनेशिया, ये आता है ग्रीक वर्ड से, जिसका यू का मतलब होता है गुड और थेनेटोस का मतलब होता है डेथ, यानी गुड डेथ। एक अच्छी डेथ देना, एक अच्छी मृत्यु देना, उसको बोला जाता है यूथनेशिया। ठीक है, तो यूथनेशिया बेसिकली यहां पर अगर आप डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये तो हमने इसको वर्ड टू वर्ड तोड़ तोड़ के समझा, लेकिन डेफिनेशन समझेंगे तो यूथनेशिया का मतलब इंटेंशनली, यानी जानबूझकर, हम बिल्कुल होश में हैं, इस पूरे होश और हवाश में एक पेशेंट की जो डेथ है उसको परफॉर्म करना, मतलब एक पेशेंट को मृत्यु देना, क्योंकि वो पेशेंट उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस सुधर नहीं रही है, वो और ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मतलब मृत्यु से भी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। मृत्यु मिल जाएगी तो उसको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अभी जो सफ़र कर रहा है वो कंडीशंस ज़्यादा बेहतर नहीं है। और पता चल चुका है ऐसी डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती, जिसकी संभावनाएं इम्पॉसिबल हैं ठीक होने की। उस कंडीशन में यूथनेशिया को दिया जाता है। अब मैंने बताया यूथनेशिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव एंड दूसरा होता है पैसिव। नाउ पहला हम समझेंगे एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, जो कंप्लीटली बैन है दोस्तों।
एक्टिव यूथनेशिया बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्टर डायरेक्टली एक व्यक्ति की जान ले सकता है। कैसे? एक जहरीला ड्रग देकर। भाई एक इंजेक्शन लिया, जहर का इंजेक्शन लिया, उसमें जहर का लिक्विड भरा और उस इंजेक्शन को यहाँ पर एक बॉडी में उतार दिया गया, उस व्यक्ति की जान चली जाएगी, सिंपल है। तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव यूथनेशिया। बिल्कुल सही, मतलब आप देख पाओगे कितना सरल तरीका है जान लेने का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जानबूझकर इस तरीके से ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसी एक्टिव यूथनेशिया के अंदर में भी 3 इसके सब पार्ट्स आते हैं। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसिव यूथनेशिया समझने से पहले आपको ये बात तो जरूर से पता होनी चाहिए दोस्तों कि एक्टिव यूथनेशिया के जो 3 पार्ट्स हैं, इसमें पहला पार्ट आता है वो है वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया। वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया, यहाँ पर पेशेंट इस वाली कंडीशन में रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे इस प्रकार की कोई दवा दे दो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं ये जो परेशानी है इसको और झेल नहीं सकता। ये वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया होता है। दूसरा होता है नॉन वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया। नॉन वॉलेंट्री वाला जो होता है, इसमें जो पेशेंट है, ये पेशेंट अपनी कंसेंट नहीं देता, पेशेंट कोमा में है भाई, या वेजिटेटिव स्टेट में, वही जो 31 साल के व्यक्ति जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो वाली कंडीशन आई है। तो भाई वो अगर 10-15 साल से कोमा में है, या 10-15 साल से यहाँ पर वो ऐसी पर्टिकुलर स्टेट में है जहाँ पे वो वर्क नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो जो डिसीजन है ना ये यूथनेशिया का, वो फैमिली मेंबर्स लेते हैं या गवर्नमेंट ले लेती है। फैमिली मेंबर्स स्पेशली लेते हैं। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भैया इनको एक यूथनेशिया दिया जाए, एक्टिव यूथनेशिया के जरिए इनको जिंदगी में आराम मिल जाएगा। अभी जिंदगी में इतना आराम नहीं है जितना मृत्यु के बाद आराम मिल जाएगा। तो ये सोच के यहाँ पर यूथनेशिया परफॉर्म किया जाता है। इसको नॉन वॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया में रखा गया है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया, वेरी वेरी डेंजरस वन। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट की विश के अगेंस्ट में यहाँ पर उसको, मतलब आप कह सकते हो कि मौत दे देना। मतलब एक पेशेंट मरना नहीं चाहता है लेकिन उसकी डेथ कर देना, तो भाई ये तो मर्डर हो गया ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये इलीगल है। इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल, और सभी जगह पर यह इलीगल है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में तो खैर पूरा का पूरा एक्टिव यूथनेशिया बैंड है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इंडिया में जो परफॉर्म किया जाता है विच इज अ पैसिव यूथनेशिया। तो आप कहोगे सर अभी एक्टिव यूथनेशिया वाला ये पर्टिकुलर क्लॉज तो काम कर रहा था, सॉरी ये वाला क्लॉज काम कर रहा था। नहीं नहीं, सुनो, यहाँ पे क्या काम कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। भारत में मैंने आपको आर्टिकल में क्या दिखाया, आर्टिकल में इवन लिखा हुआ भी है, पैसिव यूथनेशिया के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है कि पैसिव यूथनेशिया उन 31 साल के व्यक्ति को दिया जाए। ठीक है, अब ये पैसिव यूथनेशिया क्या होता है भाई? पैसिव यूथनेशिया मतलब ये होता है कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, मान लो वो 31 साल के व्यक्ति हैं, उनका दवा चल रहा था, कोई मेडिसिन चल रही थी जिससे उनका जीवन चल रहा था, या एक व्यक्ति है जो वेंटिलेशन पर लेटा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, तो बहुत समय हो चुका है, परेशान हो रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उसका वेंटिलेशन सपोर्ट हटा लेना, ऑक्सीजन मास्क हटा लेना, ठीक है। उसकी जो भी यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लेना। जैसे ही मान लो वेंटिलेटर हटा दिया या सीपीआर दोबारा स्टार्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे करके नेचुरली यहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी। जानबूझ के कोई जहर का इंजेक्शन मारना, ये सब करने के बजाय यहाँ पर सीधा जो सपोर्ट मिल रहा था, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया। अब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इसको पैसिव यूथनेशिया बोला गया है, और ये पैसिव यूथनेशिया भारत में लीगली अलाउ किया गया है अंडर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कुछ सख्त कंडीशन होंगी जिसके तहत ये पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है एक व्यक्ति को। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पेशेंट यूथनेशिया की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि बात पेशेंट्स की हो रही है। ऐसे थोड़ी कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा यूथनेशिया की डिमांड करेगा, नहीं भाई, ऐसे दिया भी नहीं जाएगा। ये पेशेंट्स डिमांड कर रहे हैं, और स्पेशली पेशेंट तब डिमांड करते हैं जब उनको लगता है कि अब मेरे बचने के चांसेस नहीं हैं, या फिर उनको लग रहा है कि भाई ये ज़िंदगी और ज़्यादा सफ़र करवा रही है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल रही है। जैसे एड्स की लास्ट स्टेज हो गया, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई, ALS हो गई, या ब्रेन इंजरी हो गई, जो ब्रेन इंजरी रिकवर नहीं हो रही, ठीक है, या ऐसा कोमा हो गया जिस कोमे से इंसान कभी बाहर नहीं आ सकता, या एक वेजिटेटिव स्टेट हो गया, 10-15 साल के लिए बॉडी काम ही नहीं कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये वो पर्टिकुलर केसेस होते हैं। अब इसमें हम लोग पैसिव यूथनेशिया देते हैं अपने पेशेंट्स को, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंतर्गत। नाउ ग्लोबली अगर दुनिया भर में हम लोग एक कानूनी तौर पर पहचान देखेंगे, यानी लीगैलिटी की बात करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के यूथनेशिया को फॉलो किया जाता है। देखो, पैसिव यूथनेशिया तो खैर बहुत सारे देशों में ऑलरेडी एक्सेप्टेड है लीगल तौर पे, और भारत में भी हम पैसिव यूथनेशिया को ही तो लीगली एक्सेप्ट करते हैं ना दोस्तों। अभी जो हम पढ़ रहे थे, एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में कंप्लीटली बैंड है, और एक्टिव यूथनेशिया इंडिया के साथ साथ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर में इलीगल है, अवैध है ये। इसको कई बार क्रिमिनल होमिसाइड माना जाता है, मर्डर मान लिया जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्टिव यूथनेशिया कहीं भी अलाउ नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बन जाए क्या एक्टिव यूथनेशिया दुनिया में कोई भी कंट्री में अलाउ नहीं है? नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया आज बहुत सारी जगहों में, अलग अलग जगहों में अलाउ किया जाता है, बहुत सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। और वो कौन कौन से देश हैं? नेदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, कनाडा है और यूएस के भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हम लोग एक्टिव यूथनेशिया को भी फॉलो करते हैं। अब इंडिया में जो यूथनेशिया है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पैसिव यूथनेशिया की बात कर ली। पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट कब आता है? एक पर्टिकुलर केस की वजह से। एक केस हुआ था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2018 का केस। 5 जज की जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसकी बैठक बैठती है। वो रूल करते हैं इस पर्टिकुलर केस को और वो बात करते हैं कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। भाई, जैसे जीने का अधिकार है आपका, एक फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ, वैसे ही राइट टू डाई भी यहां पर एक फंडामेंटल राइट है। तो ये जो पर्टिकुलर पैसिव यूथनेशिया है इसको अलाउ किया गया है फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। एक ऐसे पेशेंट्स जो बेसिकली यहां पर बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उनको पैसिव यूथनेशिया दिया जाता है। और यहाँ पे कई बार इंडिविजुअल जो है लिविंग विल को भी एग्जीक्यूट करता है, लिविंग विल्स को भी देखा जाता है। मैं आपको बताऊं लिविंग विल क्या होता है। एक व्यक्ति जो बाद में बीमार पड़ा है, बाद में अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन पहले यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो लिविंग विल है, एक रिटन डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन करता है इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो विल है, इस बिल के अंदर में सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, इस बिल को भी कंसिडर में लिया जाता है, समझ गए। और वो व्यक्ति लिख देता है कि भाई उसको लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वेंटिलेटर नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस सब चीज़ों को भी यहाँ पर चेक किया जाता है। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया बेसिकली आज के समय पर एक अपराध है हमारे आईपीसी के सेक्शन के तहत। अभी जो आपने 31 साल के व्यक्ति की कहानी देखी है, इनको आखिरकार ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई जिससे इनको पैसिव यूथनेशिया देने की बात की गई? तो इनकी जो प्रॉब्लम हुई है वो है पैरालिसिस की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रीप्लेगिया। क्वाड्रीप्लेगिया को कई बार टेट्राप्लेगिया के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे दोनों हाथ दोनों पैरों के लिए मतलब एक बहुत खतरनाक चीज़ है। दोनों हाथ दोनों पैर पैरालिसिस के शिकार बन जाते हैं। जो हमारा ये एब्डोमेन वाला स्ट्रक्चर है ये भी पैरालिसिस का शिकार बन जाता है। ये बीमारी होती कैसे? ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के माध्यम से, यानी कि आपके पीछे यानी गर्दन के पीछे नेक इंजरी हो जाए, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हो जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्वाड्रीप्लेगिया हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? किसी का एक भयंकर भीषण एक्सीडेंट हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिजीज हो जाना, स्ट्रोक होना, ट्रॉमा होना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये क्वाड्रीप्लेगिया हो सकता है। ना क्वाड्रीप्लेगिया के इफेक्ट्स क्या क्या हैं? जब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हाथ पैर काम नहीं करते, इंसान सही तरीके से बैठ या चल नहीं पाता, अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिना सपोर्ट के सांस नहीं ले सकता, ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उसकी बार बार मतलब हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्रीथिंग, ये बहुत चीज़ें इंपैक्ट होती हैं इस बीमारी की वजह से। नाउ लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। क्या सर कोई उपाय नहीं है? जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे इन 31 साल के व्यक्ति की, तो क्या इनको ट्रीटमेंट देके बचाया नहीं जा सकता? देखो, कई बार यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो काम कर जाता है, कई बार काम नहीं करता। कई बार ट्रीटमेंट में सर्जरी, रिहैबिलिटेशन सब कुछ किया जाता है। कई बार यहाँ पे एक परमानेंट डैमेज हो जाता है जो बहुत खतरनाक है, जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर इन 31 साल के व्यक्ति के साथ प्रतीत होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब जो भी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। कभी भविष्य में रिवाइज करना है जल्दी जल्दी तो अपने रिवीजन पॉइंटर से रिवाइज कर सकते हैं। यूथनेशिया क्या है समझाया, एक्टिव पैसिव के बीच में डिफरेंस क्या है, कंसेंट की कैटेगरीज क्या होती हैं, 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, दुनिया में यूथनेशिया का सिनारियो क्या है, एंड क्वाड्रीप्लेगिया क्या होता है। दैट्स ऑल। आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूज़पेपर कवर करवाया जा सके, आराम से आप कवर कर सकें। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये पीडीएफ हमको कहाँ से मिलेंगे इतने शानदार से? चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ लो, चाहो तो आप एज ए डिजिटली रीड करो, लेकिन ये पीडीएफ दोस्तों हमारे केवल और केवल पेड ग्रुप में मिलते हैं और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लंबे समय के लिए करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत मैसिव अमाउंट जाकर कहीं पर खर्च नहीं करना है, आपको बहुत ही मिनिमम पेमेंट में एक शानदार सा ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये आपका वन टाइम फी पेमेंट है, दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना। 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में आप ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ होंगे, ध्यान रखिएगा, तो दोनों मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। बाकी आपका जो ये 499 का भी अमाउंट है ना, ये हाथों हाथ रिकवरेबल अमाउंट है, तुरंत रिकवर हो जाएगा। कैसे भाई, जब ये आप इन्वेस्टमेंट करके ग्रुप में ऐड होंगे तो पुराने सारे पीडीएफ्स आपके पास में होंगे, इतने रुपए से भी ज़्यादा के पीडीएफ्स आपके हाथ में ऑलरेडी आ जाएंगे, तो आपका अमाउंट रिकवर है। और भविष्य में भी ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे। टेस्ट कीजिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में। भाई ये आर्टिकल पीआईबी से लिया है, बहुत दिनों से पीआईबी लोग करते थे कमेंट्स में, ठीक है। अब पीआईबी से भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छाटनी पड़ेंगी यार, है ना, खासकर कुछ भी फालतू का तो पढ़ा नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट ये निकल कर आया है कि एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 के बारे में पढ़कर जाइए। तो 2025 में ये एक्सरसाइज सूर्य किरण शुरू हुआ है अभी, तो चर्चाओं में है। और ये एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होता है। ये एक जॉइंट अभ्यास है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जॉइंट अभ्यास है, दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण क्या है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में सवाल ये पूछा जाता है, एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से दो देशों के बीच में होता है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। यह अपने आप में सबसे बड़ा बायलैटरल मिलिट्री अभ्यास है जो भारत और दूसरी और नेबरिंग कंट्री के बीच में होता है। इस बार जो 2025 में एडिशन शुरू किया गया है, ये 19वां एडिशन है। इस बार लोकेशन है उत्तराखंड के अंदर पित्तौरगढ़, प्लीज इसको भी ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा, जब नेपाल और भारत की मिलिट्री आमने सामने होगी, मिलकर साथ में एक अभ्यास कर रहे होंगे, एक दूसरे को नई नई स्किल्स सिखा रहे होंगे, इससे क्या होगा, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के जो संबंध है, स्पेशली डिफेंस कोऑपरेशंस, वो इंप्रूव होते हैं। नाउ अब इस अभ्यास के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है पार्टिसिपेटिंग ट्रूप्स। भाई देखो, भारत की साइड से केवल आपको प्राइमरीली तौर पे असम रेजिमेंट देखने को मिलेगा जो इसमें पार्टिसिपेट यानी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। नेपाल की साइड से आपको ढेर सारी डिफरेंट इन्फेंट्री यूनिट्स देखने को मिलेंगी और भी यहाँ पर सैनिक देखने को मिलेंगे जो नेपाल आर्मी से आने वाले हैं और मतलब आ चुके हैं और इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज सूर्य किरण की जब हम बात करते हैं तो मेरे दोस्त प्लीज ध्यान रखिएगा, हर साल होने वाला अभ्यास है, यानी कि ये एनुअली होता है, एनुअल एक्सरसाइज है, ऑल्टरनेटिव तौर पे होता है। एक साल इंडिया होगा, एक साल नेपाल होगा। इस बार जैसे इंडिया में हो रहा है उत्तराखंड पित्तौरगढ़ में, अगले साल यहाँ पर नेपाल में होगा, या पिछले साल नेपाल में हुआ होगा, समझ गए। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ये अभ्यास अलग अलग देशों में होता है। क्वेश्चन है कि भाई एक्सरसाइज सूर्य किरण के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य नंबर 1 कि भाई दोनों आर्मीज एक साथ एक दूसरे को ट्रेन करेंगी, नई स्किल सिखाएंगी। दोनों का मेन टारगेट है आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाना हो, एंटी गोरिल्ला ऑपरेशन चलाना हो, तो भाई कोई ऐसी आपदा आती भी है या शांति कोई प्रदान करने का समय आएगा, तो भारत नेपाल कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ये चीज़ की तैयारी पहले से की जाती है इन एक्सरसाइजेज में, इन अभ्यासों में। इसीलिए इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो अब बात आती है यहाँ पर, देखो यूनाइटेड नेशन का चैप्टर नंबर 7। यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर नंबर 7 है, ये डील करता है एक्शन टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम फॉलो कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे सोल्जर को ट्रेन करेगा, दुनिया भर में कहीं पर भी शांति के लिए ऑपरेशन चलाना हो तो दोनों देशों की आर्मी साथ में मिलकर काम कर सकती है। तो इस बार ये एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 है, ध्यान में रखिए, मैंने आपको कई बार बताया। इससे हम ट्रेन करेंगे एक दूसरे को एक वॉरफेयर के लिए, कोई टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाना हो तो उसके लिए दोनों इकट्ठे होंगे। कोई आपदा आ जाए तो उस समय पर एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए दोनों आर्मी साथ में मिलकर काम कर सकेंगी, इंटीग्रेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकेंगे। हम फोकस कर रहे हैं कुछ नई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर में। तो 2025 का ये पर्टिकुलर एडिशन जोर देता है इमर्जिंग बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर में, स्पेशली वो टेक्नोलॉजी जो करंट समय पर बहुत तेजी से उभर रही हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे आजकल ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ड्रोन्स के ऊपर मिलकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ड्रोन बेस्ड आईसीआर इंटेलिजेंस पे प्रैक्टिस करेंगे, एआई इनेबल डिसीजन सपोर्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, अनमैन्ड लॉजिस्टिक व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जिसमें यहाँ पर आदमी की ज़रूरत नहीं है, रिमोट कंट्रोल्ड हैं, आर्मर्ड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये नई प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस अभ्यास में, जहाँ पे दोनों जो भी हमारी मिलिट्री हैं एक दूसरे को कॉम्बैट ड्रिल्स की प्रैक्टिस करवाएंगी, माउंटेन में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है वो सिखाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन को बिल्टअप करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भविष्य में कैसे चलाया जा सकता है उसको साथ में मिलकर करने वाला है। तो इससे पहला फ़ायदा तो भाई दोनों देशों की कोऑपरेशन बढ़ेगी, इन दोनों का डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। दैट्स ऑल। एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेगा कि बताओ भाई एक्सरसाइज सूर्य किरण
कौन से दो देशों के बीच में होता है, ये तो मैंने आपको अलग से भी सेपरेट चीज़ें बता दी हैं जो हमारे पीआईबी आर्टिकल में मेंशन है। तो दोस्तों जो भी बातें आपको भविष्य में रिवाइज करनी हो, ये आपके सामने रिवीजन पॉइंटर है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए गए हैं, ये आपको रिवाइज करने में, चीज़ों को, कंटेंट को आपकी पकड़ में, आपकी कमांड में लाने में बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। एक आर्टिकल है और हमारे द हिंदू के एक्सप्लेन्ड पेज पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल मैंने आपको रोडामाइन बी के बारे में पढ़ाया था, एसएससी में रोडामाइन बी को लेकर सवाल मिल गया। बहुत सारे एग्जामिनेशन में रोडामाइन बी को लेकर क्वेश्चन मिल गया, अभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर में रोडामाइन बी को लेकर सवाल मिला। तो जो चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ उन पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये सवाल बना कहाँ से। ठीक है, अब रोडामाइन बी की बात छोड़ो, वो हमने पिछले साल पढ़ा था। सवाल आया, मैं आपको कभी वो जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी दिखा भी दूंगा, टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन लगाने का, बहुत जल्दी मैं आपको ये क्वेश्चन भी लगा कर दिया करूंगा। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों आप ध्यान रखो, जैसे रोडामाइन था वैसे ही एक नया केमिकल मार्केट में चर्चाओं में है जिसका नाम है ओरामाइन ओ। अब भाई ये द हिंदू के अंदर में एक्सप्लेन्ड पेज पे आर्टिकल छपा हुआ है। ये कहता है कि भाई आज भारतीय खानों में ओरामाइन जमा हो रहा है। एक कलर है ये येलो कलर का, अब कल येलो कलर कह सकते हो, और इस कलर को फूड में आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, खा तो बिल्कुल नहीं सकते। लेकिन आज भारत में जो फूड है उस पर कलर चढ़ाने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, ये ओरामाइन ओ का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो दालें वगैरह हो, उन पर येलो कलर चढ़ाया जा रहा है इस ओरामाइन ओ का। तो यही कंसर्न दिखाया गया है कि भैया ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो लोगों को बीमार कर सकता है, लोगों के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओरामाइन ओ। ओरामाइन ओ है क्या? एक सिंथेटिक येलो कलर, येलो डाई, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री प्रोसेस में, लेकिन कई बार यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स के अंदर में इसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब फूड प्रोडक्ट्स में बैन है, इसका मतलब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ओरिजिनल कलर बहुत महंगा होता है। तो भाई ये इलीगल काम हुआ ना, तो आप समझ सकते हैं ये इलीगल तौर पे ही भारत में इस्तेमाल हो रहा है, अवैध तरीके से, वो भी हमारी दालों को या अलग अलग प्रकार के जिसपे कलर चढ़े या कलर चढ़ सके, या वो प्रोडक्ट येलो कलर का हो तो उसमें ओरामाइन ओ का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ओरामाइन ओ जो बन रहा है ये डाई मिथाइलेनाइल फॉर्मल्डिहाइड से बन रहा है। ये येलो कलर का दिखाई देता है, येलो फ्लेक्स या येलो पाउडर बना दिया जाता है इसका। ये आराम से पानी में घुल सकता है और इंडस्ट्रीज के अंदर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये फूड ग्रेड का नहीं है, ये खाने लायक नहीं है, लेकिन आज हमको यहाँ पर ये खिला दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस है, समझ गए? तो ओरामाइन ओ अगर आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे कलर हैं मार्केट में, जो फूड कलर है जिसको हम कई बार खाने वाला कलर बोलते हैं और अपने खानों में इस्तेमाल भी करते हैं, वो सेफ है। लेकिन आप ओरामाइन ओ की बात करेंगे तो ये फूड कलर के तौर पे आज तक कहीं पर भी किसी प्रकार से अप्रूव नहीं किया गया है दोस्तों। जब अप्रूव नहीं किया गया है और उसके बावजूद भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पर ये अवैध काम कर रहे हैं। तो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता यहाँ पर परखनी होगी और ज़्यादा डिटेल से काम करना होगा। तो ओरामाइन ओ की जब बात हो गई तो मैंने आपको बताया कि भाई इसको किसी प्रकार से कोई अप्रूवल नहीं मिला, ना ही फसाई से अप्रूवल मिला है, ना ही यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया है, ना ही यूएसए के फूड एंड ड्रग जो भी यहाँ पर बॉडी है उसकी साइड से ना ही कोई अप्रूवल मिला, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं उसकी साइड से भी कोई अप्रूवल नहीं मिला। इसका मतलब अगर ओरामाइन ओ का इस्तेमाल हुआ किसी भी फूड में, वो यहाँ पे अवैध काम है। सर ऐसा क्यों? मतलब क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे सस्ता है, एक बहुत शानदार येलो कलर देता है जिससे लगता है कि भाई ये तो बहुत सुंदर चीज़ दिख रही है, ये दाल तो बहुत सुंदर नज़र आ रही है, लेकिन उसमें क्या मिला है ये नहीं पता। आज आप देख पाओगे हल्दी पाउडर में इस ओरामाइन ओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी पीली कलर की गुलाल की तरह हल्दी आ रही है, उसमें यह यूज़ हो रहा है। स्वीट्स में इस्तेमाल हो रहा है, स्पाइसेस में, घी पीले पीले आ रहे हैं, दाल हैं, पल्सेस हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, उन सब में ओरामाइन ओ का यूज़ हो रहा है, केवल और केवल उसको कलर प्रोवाइड करवाने के लिए, केवल और केवल इसको खूबसूरत दिखाने के लिए। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भाई इसका उपयोग यहाँ नहीं होता है, ये खाने के लिए नहीं बना है। ओरामाइन ओ एक प्योर इंडस्ट्री यूज़ वाला कलर है, इंडस्ट्रियल डाई है। मेनली आप देख पाओगे जो भी हमारे टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़ा उद्योग होता है, कपड़े पे कलर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेदर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक में होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग में होता है, लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो टॉक्सिक है, ये जहरीला है। तो इसको आप अगर खाने वाले आइटम्स में ऐड करेंगे, जो कि दुनिया भर में बैंड है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन इंडिया में इलीगल तरीके से हो रहा है, और अब इलीगल तरीके से हो रहा है, दुनिया बैन कर रही है, तो भाई इसका एक बुरा प्रभाव तो नजर आएगा शरीर पे।
तो जिसके बॉडी में ऑरामाइन ओ गया, समझ जाना शॉर्ट टर्म इफेक्ट पहले तो दिखाई देंगे और बाद में उसको सीरियस हेल्थ इशू शुरू हो जाएगा। पहले तो उल्टियां आनी शुरू होगी, पेट में दर्द होगा, जी मचलाना, डायरिया होना, स्किन के ऊपर एलर्जी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट शुरू होंगे जो और डेंजरस है, जिसमें लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है, इवन डीएनए डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है एक इंसान को अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस ऑरामाइन ओ के लगातार कांटेक्ट में वो आता रहा तो। आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर यहां पे एक और प्रॉब्लम है विच इज कैंसर रिस्क। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, कैंसर के ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च प्रदान करने वाली एक रेलिवेंट बॉडी जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल रिपोर्ट्स लेकर आती है, वो खुद कहती है ऑरामाइन ओ एक कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को रखता है अपने अंदर, यानी एक व्यक्ति को कैंसर दे सकता है ये ऑरामाइन ओ। आज कलर के तौर पे इस ऑरामाइन ओ को चढ़ाया जा रहा है। इसको एक इंडस्ट्री का कलर माना है यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने, ईस्ट एशिया ने। ये इस तरीके से यहां पर पाया जाना, समझ जाना, ये एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। और बहुत बड़े इस अपराध के शिकार कौन बन रहे हैं? हम लोग। हम जो सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज़, नेचुरल चीज़ लेकर आए, इतनी कलरफुल चीज़ है, अच्छा है, लेकिन उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऑब्वियसली एक गलत कदम है। अब क्वेश्चन पता है क्या आता है, हमारी बॉडीज़ कहाँ बैठी हैं भाई? फूड रेगुलेशन बॉडी, फसाई का क्या करें? अब फसाई के लिए मैं यार क्या ही बोलूँ, जो भी बोलूँ कम ही कम है एक नेगेटिव वे में। अब जो भी है यार, ठीक है। फैसाई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है, अच्छे फूड प्रोडक्ट्स को टैग देती है, जो फूड हमारे लिए सेफ हो उसको यहाँ पर ये टैग देती है, अप्रूव करती है। लेकिन वो तो आपको पता है कैसा काम हो रहा है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बड़ा चढ़ा के बता सकता हूँ आपके आंखों के सामने कि क्या क्या चीज़ों को फसाई का टैग मिल जाता है। तो भाई अभी फसाई को बेहतरीन तरीके से काम करने की ज़रूरत है, अपनी निगरानी परखने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जितने भी अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर हैं, स्ट्रीट वेंडर, छोटे छोटे मिल, सभी जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई अपने ये कंपनी वाले अपने प्रॉफिट के लिए लोगों की जान दाव पे ना डालें, क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट यही दिमाग में रखा है, जिससे सस्ता सस्ता ऑरामाइन ओ इस्तेमाल कर लो फूड कलर की बजाय, और ये एक ऐसा जो जहरीला है, एक इंसान के ऑर्गन्स को ही डैमेज कर डाले। समझे? चलिए, फिर कल एक न्यूज़ आर्टिकल और रह गया था एडिटोरियल, ये आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइटर साहब हैं जिनका नाम है वसुदेवन मुकुंद। तो ये कहते हैं आई नो दैट वॉजेंट एंड द जेनो दैट इज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आईएनओ और जूनो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट इंडिया का है, वो आप समझ गए, आईएनओ इंडिया का प्रोजेक्ट है। जूनो जो है ये चाइना का प्रोजेक्ट है। जूनो सक्सेसफुल हो गया, आईएनओ फेल हो गया। तो राइटर साहब वही कह रहे हैं कि चाइना ने क्या किया जिससे इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, हमें क्या सीखने चाहिए, क्या लेसन्स लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर न्यूट्रिनोज। अब कहोगे सर ये न्यूट्रिनो पे कहाँ पे आ गए, अभी तो हम आईएनओ जूनो ये सब पढ़ रहे थे। देखो सुनो, आईएनओ का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। आईएनओ का मतलब है न्यूट्रिनो डिटेक्टर। ये क्या है, एक भारत का ऐसा लेबोरेटरी जो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने का काम करता है। और जूनो क्या है, ये भी यहाँ पर क्या है, जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये चाइना का प्रोजेक्ट है जो न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है, सर ये क्या भला है न्यूट्रिनो, दोनों के दोनों, इंडिया भी चाइना भी दोनों लगे पड़े हैं न्यूट्रिनो को पकड़ने में, न्यूट्रिनो को स्टडी करने में। न्यूट्रिनो क्या है ये बताओ सर आप पहले, आओ न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिनोज दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सट्रीमली टाइनी। आप कहोगे ये सब क्या है, सुनो। स्पेस के अंदर में, अंतरिक्ष में जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रिनोज कहाँ से हमारे पास में आ रहे हैं। न्यूट्रिनो मतलब अगर आप नेचुरली तौर पर देखोगे, जो हमारा सन होता है, सन से भी हमको न्यूट्रिनो मिलता है। सुपरनोवा कई बार आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा स्टार में एक्सप्लोजन हो जाना सुपरनोवा, तो उससे भी न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रिनो आता है। कई बार यहाँ पर जो कॉस्मिक रेज होती हैं जो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को हिट करती हैं, वो भी न्यूट्रिनोज को लेकर आती हैं। तो न्यूट्रिनो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल होते हैं इसलिए न्यूट्रिनो कहा जाता है। इनका बहुत ही छोटा सा वेट होता है, बहुत ही नामात्र सा वेट। खास बात यह है कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं या स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो दूसरे और मैटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। भाई कोई गैस आप छोड़ दो, क्या कोई दूसरी और चीज़ों को आप एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करवाओ तो एटमॉस्फेयर में दूसरे और एलिमेंट्स के साथ में वो इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है। न्यूट्रिनो ऐसा नहीं करता। न्यूट्रिनो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम इंटरैक्ट करता है दूसरे और पर्टिकुलर मैटर के साथ में। तो न्यूट्रिनोज को इसलिए डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि ये मैटर से, हर एक मैटर से पास हो जाता है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए तो हम पकड़ नहीं पाते। समझ गए? तो मिलियंस जो न्यूट्रिनोज है वो पास हो जाते हैं बॉडी से। हमारी बॉडी से न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं हर सेकंड बिना इंटरेक्शन के, हमें पता नहीं चल रहा। तो भाई इसी न्यूट्रिनो को स्टडी करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूट्रिनो हमने पकड़ लिया, इसकी स्टडी कर ली, तो समझ जाना कि हम लोग यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें और गहराई में जा सकते हैं। ये न्यूट्रिनो ही बता सकता है हमको। इसलिए न्यूट्रिनो को पकड़ने में भारत भी लगा है, चाइना भी लगा है। इंडिया अपना आईएनओ बना रहा था, लेकिन वो आज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन चाइना यहाँ पर जूनो बना रहा था, चाइना इसमें सक्सेसफुल हो पाया। ये जो चाहे जूनो की बात कर लो, चाहे इंडिया के आईएनओ की बात कर लो दोस्तों, ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो डिटेक्टर्स हैं, ये अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स हैं, जो जमीन के अंदर बनाए गए हैं। जमीन के अंदर बनाए गए हैं। भारत वाला डिटेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो इसकी भी जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वो कौन सी लोकेशन चुनी गई थी? वो चुनी गई थी तमिलनाडु के अंदर में थेनी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डिटेक्टर जो बनाया गया है वो 50 किलोटन का है, और उस डिटेक्टर को नाम दिया गया है आयरन कैलोरी मीटर। ठीक है, ये देखिए, ये पहाड़ी इलाका है पूरा थेनी डिस्ट्रिक्ट का। इसी जगह में यहाँ पर एक गड्ढा अंडरग्राउंड बेस बनाया जा रहा है। 1200 मीटर्स के अंदर जाकर यहाँ पर इस प्रकार का जो डिटेक्टर है वो लगाने की बात की गई है आईएनओ के अंदर में। लेकिन आईएनओ फेल हो गया, ये सब कुछ सही तरीके से नहीं हो पाया। रीज़न यह है साइज और लोकेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत एरिया खाली करना पड़ेगा पहाड़ के नीचे इस डिटेक्टर को लगाने के लिए, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज होगा, पानी गंदा होगा। रेडिएशन की टेंशन थी तो लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी न्यूट्रिनो डिटेक्टर मत लगाओ। पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ, लोकल लीडर्स ने यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया। लोगों को यहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों ने यहाँ पर ऑब्वियसली अपनी नाराज़गी दिखाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। तो याद रखना, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, तो सही से लोगों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो लोगों ने शुरू से ही इस न्यूट्रिनो डिटेक्टर प्रोजेक्ट को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, यानी आईएनओ को कभी सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद इसमें डिलेज होते चले गए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया, कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगे। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फंडिंग भी इससे खत्म हो गई। अब डिले पे डिले हो गया। इंटरनेशनल फंडिंग जो भारत में आनी चाहिए थी वो चाइना में चली गई। आईएनओ रुक गया, थमा का थमा रह गया, जहाँ पे काम हो रहा था वहीं पे रुक गया, अनाउंसमेंट हुआ, काम खत्म, हम कुछ कर ही नहीं पाए। ये न्यूट्रिनो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पर इसने आईएनओ बनाने की बात की, हमने एक अच्छा कदम लेने की बात की, लेकिन वो आज तक फेल हो गया। फेल होने के पीछे के रीजंस आपको मैंने बताया। लेकिन चाइना का जो जूनो है दोस्तों, ये सक्सेसफुल हो गया। चाइना ने जो अपना ये डिटेक्टर लगाया है, ये लगाया है ग्वांगडोंग प्रोविंस के अंदर में। चाइना के अंदर एक जगह है ग्वांगडोंग प्रोविंस, वहां पे लगाया है। समझ गए? इसके भी गोल्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर साइंटिफिक गोल्स हैं कि भैया जो न्यूट्रिनोज होते हैं उसको डिटरमाइन करना। चाइना का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि चाइना यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो, चाइना में कोई भी लोकल कंट्रोवर्सी तो होती नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकल कंट्रोवर्सी कहाँ से होगी? कोई पॉलिटिसाइजेशन किसी चीज़ का होएगा ही नहीं। अब बात आती है, लगातार फंडिंग मिल रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अच्छा है, यूरोप, यूएस, रशिया, ब्राज़ील, कोरिया, ताइवान। अबे ये क्या है? ये क्या है? यहाँ के रिसर्चर्स भी हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, उनके साथ में कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ये पाकिस्तान के रिसर्चर्स कहाँ से आ गए? हो सकता है कुछ सीखने आए हो चाइना से। ठीक है, तो जितने भी कंट्री के जो रिसर्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये रिसर्चर्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए जाने जा रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाइना ने किया, चाइना को इसका एडवांटेज मिला। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमलाइन की। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर अपना पूरा प्लान कंप्लीट कर लिया 2020 में। एक्चुअल कंप्लीशन 2025 में होता है। प्लानिंग थी 2020 में खत्म कर देंगे, लेकिन एक्चुअली 2025 में ये खत्म हुआ। 5 साल का डिले लगा, लेकिन स्टिल कंप्लीट कर लिया। भारत ने कंप्लीट नहीं किया। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बीच में रुक गया, वो रुक गया। तो ये है प्रॉब्लम दोस्तों। जूनो और आईएनओ दोनों चाहते हैं यहाँ पर न्यूट्रिनोज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लेकिन भारत के अंदर में दोस्तों किसी प्रकार से आईएनओ को कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो भारत के हाथ से यहाँ पर लगातार एक अपॉर्चुनिटी छूट रही है। और अपॉर्चुनिटी जाने के पीछे का कारण पता है क्या है? जो चाइना ने नहीं किया। चाइना ने कोई डिले नहीं किया, इंडिया लगातार डिले करता चला गया। पब्लिक ओपोजिशन भारत में देखने को मिला, चाइना में नहीं देखने को मिला। पॉलिटिकल इशू इंडिया में देखने को मिला, चाइना में नहीं देखने को मिला। एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में क्रिएट हुई, इंडिया में देखने को मिली, चाइना में नहीं देखने को मिली, जिसके वजह से यहाँ पर चाइना निकल गया, इंडिया यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के साथ थमा रह गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, राइटर साहब कहते हैं, बहुत बड़ा घाटा है,
बहुत बड़ा घाटा क्यों है? क्योंकि अगला जो न्यूट्रिनो रिसर्च फ्रंटियर होने वाला है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, ज़्यादा फंडिंग चाहिए होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेक्टर चाहिए होंगे। भारत अभी यही नहीं कर पा रहा, तो आगे यहाँ पर इतने हार्डर प्रोजेक्ट को कैसे अंजाम देगा? क्वेश्चन ये है। तो इंडिया का जो ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, विच इज़ INO, ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा मेगा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च फैसिलिटी है जो भारत में डेवलप हो रहा है। मेन पर्पज़ है न्यूट्रिनोज की स्टडी करना। न्यूट्रिनोज जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पार्टिकल्स हैं। ये डिटेक्टर जो लगाया जा रहा है, इसकी लोकेशन तमिलनाडु के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट है। थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है पोतीपुरम विलेज। डिटेक्टर मैंने बताया अंडरग्राउंड लगभग 1200 मीटर गहराई में लगाया जा रहा है। पर्पज़ इसका है कि जो भी न्यूट्रिनोज हैं उनको ऑब्जर्व करना, जो भी न्यूट्रिनोज हैं उनको ऑब्जर्व करना, ये आ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि आ कहाँ से रहे ये पता चल गया तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारी बातें जान सकेंगे। अब ये क्यों? क्योंकि यही तो हमें जानना है। सवाल यह है कि व्हाई स्टडी न्यूट्रिनोज इंपॉर्टेंस फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए न्यूट्रिनोज का अध्ययन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि न्यूट्रिनोज दोस्तों वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो आज के समय पर बहुत ही कम तरीके से समझे गए हैं हमारे रिसर्चर्स के माध्यम से। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रहस्यमयी माने जाते हैं, इनमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, ये न्यूट्रिनोज फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला इसलिए क्योंकि यहां पर दोस्तों इससे हमें सन का जो कोर है, सन की जो एनर्जी जनरेट हो रही है, सन एक ऐसा स्टार जो इतनी मैसिव एनर्जी लेकर बैठा है, इसको समझना बहुत टिपिकल है। इसके लिए आज भी हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं, भारत का आदित्य L1 मिशन है, लेकिन अभी भी हमें प्रॉपर मात्रा में जानकारी नहीं मिली है सन के कोर को लेकर। तो आप जो सन की लाइट देख पाते हैं, विजिबल सनलाइट जो सूरज के सरफेस से आ रही है, लेकिन जो ये न्यूट्रिनोज आपको देखने को मिलेंगे, ये न्यूट्रिनोज जो हैं ये डायरेक्टली सन के कोर से आ रहे हैं, जहां पे एक्चुअल ये प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है जिससे ये एनर्जी बनती है, सूरज की एनर्जी। समझ रहे हैं? तो न्यूट्रिनोज वहां से आ रहे हैं। तो अगर न्यूट्रिनोज की हमने रियल टाइम स्टडी कर लिया तो समझ जाओ कि हम सूरज के कोर तक पहुंच पा रहे हैं। और सूरज के कोर तक पहुंचे तो समझो यूनिवर्स में और कितनी दूर तक जाया जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट की बहुत मदद करेंगे ये। तो पहला तो यह है, इसलिए यहां पे न्यूट्रिनोज की स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पोर्शन है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स का जो कंपोजिशन है इसको एक्सप्लोर करना। जितने भी जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत दूर के जो स्टार होते हैं उसको स्टडी करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, गैलेक्सीज का यूज़ करते हैं। अब न्यूट्रिनोज भी हमने सिमिलर तरीके से, न्यूट्रिनोज बहुत हेल्प कर सकता है। न्यूट्रिनो हमको बता सकता है यूनिवर्स के कॉम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिनोज जितनी दूरी से आ रहे हैं उतनी दूरी को हमें देखना होगा, स्टडी करना होगा। यूनिवर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें मेंशन कर सकता है। फिर है प्रोबिंग द अर्ली यूनिवर्स, वही बात जो ऊपर वाली है। भाई मैंने बताया ना, न्यूट्रिनोज बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से हमारे एनवायरमेंट के मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स तक ये ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ट्रैवल करते रहेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में किसी के साथ में टकराव होता ही नहीं है इनका, किसी के साथ मिलन होता ही नहीं है इनका। समझ गए? इवन अब न्यूट्रिनोज में होते हैं एक एक्स्ट्रा गैलेक्टिक न्यूट्रिनोज। ये वाला न्यूट्रिनो कहां से आ रहा है? एक बहुत दूरी से आ रहा है। तो ये हमको बता सकते हैं कुछ कंडीशंस, क्योंकि हम कहते हैं यूनिवर्स कैसे बना, ये पूरा जो स्पेस है, ये ब्रह्मांड है, बना कैसे। इसके पीछे की एक अल्टीमेट थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि भाई ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा स्पेस है, एक समय पर एक छोटा सा डॉट हुआ करता था। इसमें एक विस्फोट होता है जिस एक्सप्लोजन के बाद में ये एक्सपैंड होता चले जा रहा है, और आज भी यहाँ पर ये स्पेस लगातार बढ़ता चले जा रहा है। हम इसको समझ पाएंगे, बिग बैंग थ्योरी को, इस यूनिवर्स को समझ पाएंगे न्यूट्रिनोज के माध्यम से। तो न्यूट्रिनो क्या है? एक मैसेंजर है जो हमें यूनिवर्स के इतिहास के बारे में, इसके पास्ट के बारे में समझा सकता है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं इतना ही पढ़ना है, और इसी पॉइंट्स के सारे रिवीजन पॉइंटर तैयार हो गए हैं कि भाई ये INO क्या है, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होते हैं डिटेक्ट करना, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स क्यों बनाए जा रहे हैं। देखो हाँ, एक सवाल और है भाई, चाइना भी और भारत भी दोनों मिलकर अंडरग्राउंड ही यहाँ पर डिटेक्टर क्यों बना रहे हैं? अंडरग्राउंड इसलिए बना रहे हैं जो कॉस्मिक रेडिएशन निकलती है, कॉस्मिक रेडिएशन के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड ये जो डिटेक्टर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको न्यूट्रिनोज के बारे में समझ में आ चुका है। कल वाला आर्टिकल जो हमारा पेंडिंग था उसको भी हमने कवर कर चुका है।
आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपके सामने बस इतना ही कंटेंट है जो आपने पढ़ना है। ऑरामाइन ओ हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया सूर्य किरण 2025 के बारे में, जो भारत और नेपाल के आर्मी के बीच में एक अभ्यास है जिसको कंडक्ट किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया यूथनेशिया के बारे में, जिसमें हमने एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया दोनों को डिस्कस किया। 31 साल के व्यक्ति की पूरी पर्टिकुलर स्टोरी को समझा। हमने समझा एक्टिव यूथनेशिया भारत में बैन है बट पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आप सभी लोगों को ये पीडीएफ्स चाहिए तो आप अपना एक छोटा सा, मैंने बताया, पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। और पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों प्रेजेंट कर ही दी गई है। आराम से यहाँ पर देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लंबे समय के लिए आपको करंट अफेयर्स की जो टेंशन है उससे छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, आज का सेशन इतना ही कि आज हमने आर्टिकल्स कम लिए, ध्यान रखना आज का दिन है जो आर्टिकल कम ले रहे हैं। एक कल आर्टिकल्स कम लेंगे, परसों भर भर के आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं। परसों से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है ना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।